नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हमेशा से कहा जाता रहा कि 21वीं सदी आएगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो राजनीति। मंडल की राजनीति के दौर को भी देश ने देखा है, कमंडल की राजनीति के दौर को भी देखा है, लेकिन आज के दौर पर अगर सीधे तौर पर देखिए तो आपको मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति दिखेगी, जहां विकास की बातें अहम रहती हैं सभी पार्टियों और वोटरों के एजेंडे पे, वहां पर जाति धर्म की बात आखिर आती कहां से है और आती है तो कितनी निर्णायक हो जाती है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घबराए हुए हैं, डर गए हैं। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाए। मंगलसूत्र भी ले लेंगे और एक मामूली आदमी सड़क पे भी ऐसा बात नहीं। ये तो प्राइम मिनिस्टर है देश का। जिन लोगों ने कर्नाटका में पिछड़ों का आरक्षण छीना है, दलित पिछड़ों का आरक्षण धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। एक दिन अगर अंकल जी ने आपको ऐसी बात कही, सावधान हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि एक एक्स-रे की मशीन लाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? जातिगत राजनीति देश का चुनावी चरित्र है, लेकिन जब उसमें धर्म और मजहब भी शामिल हो जाता है तो वो शेष मुद्दे गौण हो जाते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय दलों तक चुनावी राजनीति एक अलग ही रूप ले लेती है। मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? এটা আপনাদের একা সম্পত্তি নয়, কিন্তু মিছিল শান্তির জন্য করি, আমরা মিছিল প্রার্থনার জন্য করি, মিছিল দীর্ঘায়ুর জন্য করি, মিছিল শান্তির জন্য করি। আমার কাছে ছবি আছে, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা কমিউনিটির লোকেদের। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, 5 चरण की वोटिंग बाकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ये चुनाव नाक का सवाल है। अपनी अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद की हर नीति चुनावी दांव में शामिल है। जो जनता की भावनाओं से जुड़े मुद्दे हैं उनका बोलबाला है। जाति से धर्म और धर्म से आरक्षण पर जंग है। यह है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके ये मुस्लिम को देने का कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। क्या आप इसको सफल होने देंगे? क्या हिंदुओं के हक में डकैती डालने की छोड़ देंगे? क्या पर्व त्योहारों पर चढ़ा चुनावी चालों का रंग है। রামনবমী গেল সারা রাজ্যে, মুর্শিদাবাদের ঘটনা আমি যদি বলি পরিকল্পিত ঘটনা, পরশু দিনের ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি একই জায়গায়, তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা? বিজেপি এমএলএ ने ऐसा भाषण दिया कि वो प्रोवोक कर रही थी। आपने देखा होगा उनके भाषण का स्वर था, वो क्या था? वो मुख्यमंत्री हैं, सबको लेकर चलना चाहिए ना। तो ये ठीक नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहां पहले भी हनुमान जयंती पर हमला हुआ था। तो बंगाल में ये सब क्यों होता है? संविधान चुनावी मुद्दा बनकर प्रचार के निशाने पर है। संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी
दुर्बल बनाना चाहते हैं, ये इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। धर्म मजहब को लेकर आपस में नियतों पर शंका है, विचारों पर आपत्ति है, जनता के बीच अपने दावे हैं, घोषणा पत्रों में अपने अपने वादे हैं। चरण दर चरण चुनावी लड़ाई तेज होती जा रही है। 18वीं लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रचंड होता जा रहा है और बढ़ती जा रही है धार्मिक मुद्दों की तपिश। कहा जाता है जब एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाई जाती है तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। और इसीलिए भले ही सांप्रदायिक होने का इल्जाम सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं, लेकिन वो 3 उंगलियां उनकी ओर क्या इशारा करती हैं, ये पार्टियां भली भांति समझती हैं। दरअसल 2024 के चुनाव हैं, लेकिन 2009 के एक बयान से तहलका मचा हुआ है। बयान है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा, ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी सी बातें कर रहे हैं। राजनीति में गड़े मुर्दों की एक्सपायरी डेट कभी नहीं होती। जब जब चुनाव आते हैं, पुराने मुद्दे नई पैकिंग में प्रचार सभाओं में गूंजते हैं। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान 2024 के चुनाव में गूंज रहा है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को आज के चुनावी संदर्भ में रखते हुए बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस इस मामले पर आक्रामक है। हम जो बात उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि कांग्रेस का और इंडी अलायंस का जो विशेष डिजाइन है वो जनता के सामने आए, वो जनता के सामने एक्सपोज हो, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन कोई जातिगत समीकरण को बैठा करके एक समुदाय को साथ रखना नहीं। हमारा फिर भी प्रिंसिपल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। तुम्हारा समाज जाति आधारित है, तो हमारे देश में जाति आधारित सब चीजें होते हैं और आप हमको बोल रहे हैं कि तुम क्यों कर दे। अब नेशनल लेवल का अगर पर्सपेक्टिव देखें, सच्चाई जानने के लिए हम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर छिड़ी चुनावी लड़ाई सिर्फ एक मुद्दे की तरह सीमित नहीं, बल्कि विचारधाराओं के टकरावों को शामिल कर रही है। वोटों के तराजू में मुद्दा रखा है। 2006 के बयान का मुद्दा 2009 के बयान तक आ गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मैं देख रहा था, बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। मेरा तो मीडिया से आग्रह है कि वो इस वीडियो, मनमोहन सिंह जी के वीडियो को देश को दिखाने की हिम्मत करें, जरा देश की जनता को जागरूक करें। नहीं करेंगे, ये इनका इकोसिस्टम है, देखना आप शाम तक गोलमोल करके डिब्बे में बंद कर देंगे। Did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities,
If they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities. If they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. मुद्दा पुराना है। जाति, धर्म, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति का दांव भी पुराना है। आने वाले 5 चरणों के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये फेज दर फेज और स्पष्ट होता जाएगा। किसी भी चुनाव को जीतने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला पार्टियों के लिए होता है। जिस जाति का दबदबा उस सीट पर है, उसके कैंडिडेट को वहां से टिकट थमा दिया जाए। जो उम्मीदवार होते हैं वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनके हिस्से में कितने प्रतिशत किस जाति और किस धर्म का वोट आ सकता है, और यहां से भी मजहबी रूप चुनाव का बनते जाता है। चुनावी संग्राम में अपने अपने पासे हैं, अपनी अपनी चाल है, लेकिन सब जिस पर नाच रहे हैं वो जनता की ताल है। पहले चरण में 102 सीटों पर कुल मतदान 64% हुआ था। यूपी बिहार में मतदान प्रतिशत कम रहा। 2019 में इन सीटों पर 70% से अधिक मतदान हुआ था। दूसरे चरण की 88 सीटों पर मतदान और कम रहा। दूसरे चरण में कुल 63% मतदान हुआ। यूपी और बिहार में यहाँ भी मतदान कम रहा, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर भी 70% से अधिक वोटिंग हुई थी। वोटिंग के प्रतिशत को आधार बनाकर चुनावी दलों के मुखिया अपने अपने जाति समीकरणों और धार्मिक वोट बैंक को समझते हुए दावे करने में जुट गए हैं। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि मुल्क के प्रधानमंत्री लोगों को दिशा भूल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत की जनता अच्छी तरह से समझ गई है कि इनकी बातों में कितनी वास्तविकता है और वो एक अपना सही फैसला देंगे। दरअसल चुनावी राजनीति में जीत और हार का आधार ही जातियों और धर्म की गोलबंदी पर टिका है। सभी दलों का स्पष्ट दावा होता है कि जाति धर्म के ऊपर वो विकास की राजनीति को वरीयता देते हैं, लेकिन चुनावी तस्वीर कुछ और नजर आती है। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया, हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। इस चुनाव को वो लोग किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने की बात करना चाहते हैं, लेकिन जनता इस वक्त मुद्दों पर बात कर रही है। इन दिनों मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदुत्व को लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप प्रचार सभाओं और रैलियों में बुलंद हो रहे हैं। अभी तक क्या है मुस्लिम प्रत्याशियों की स्थिति, वो देखिए। समाजवादी पार्टी ने अब तक 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया, उनमें 4 मुस्लिम हैं। बीएसपी ने 45 उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। लालू की पार्टी आरजेडी ने अब 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। टीएमसी ने 42 उम्मीदवारों में से 6 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। केरल के मलपुरम से अब्दुल सलीम मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने अब तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस के लिस्ट में अभी तक एक भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं है, लेकिन राजनीति के दायरे में मुस्लिम हितों की बात सबके एजेंडे में है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ओबीसी और एससी/एसटी के अधिकारों को खत्म करने की तैयारी कर रही है।
बीजेपी अपने आरोप का आधार कांग्रेस नेता के बयान और मैनिफेस्टो को बताती है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। बीजेपी इसको लेकर इतनी हमलावर है कि चुनावी लड़ाई इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। आरक्षण के विषय में हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी के लोग, इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। ओबीसी और दलित वोट बैंक की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको लेकर हर दौर में चुनावी युद्ध जरूर हुआ है। युवाओं को न्याय दिलाना, नारी न्याय दिलाना, श्रमिक न्याय दिलाना और एससी एसटी को न्याय दिलाना और हिस्सेदारी या भागीदारी बोलो, उसके लिए हम जनगणना करना चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। अब जाति की लड़ाई का प्रमुख हथियार आरक्षण धर्म की शरण में है। दरअसल कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें मुस्लिम्स को ओबीसी जातियों के साथ रखकर आरक्षण दिया गया है। अब यह भी एक चुनावी मुद्दा है जिसमें जाति और धर्म का मजबूत जोड़ होने का आरोप है। According to Article 15 and 16, those who are not got the opportunities and those who are backward, socially, educationally backward, such people are entitled for the reservation. That's the Constitution. There is no mention of Hindu or Muslim or Sikh or any. All citizens of the country are entitled for the reservation. इस बार जाति और धर्म एक साथ मिलकर बिल्कुल नया विरासत पर अधिकार की जंग का मुद्दा छेड़े हुए हैं। राजनीतिक दल न जातियों का मोह छोड़ सकते हैं, न धर्म मजहब का वोट बैंक।